इस वीडियो में हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति में किस तरीके सुधार हुआ, जाति व्यवस्था में किस तरीके सुधार हुआ है, दोनों में किस तरीके सुधार हुआ है, जाति व्यवस्था में किस तरीके सुधार हुआ है और महिलाओं की स्थिति में किस तरीके सुधार हुआ है। जैसे 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही थी होगी, अगर हम इसकी कल्पना करें, तो आजकल क्या है मध्यम वर्गीय परिवार की जो ज़्यादातर लड़कियां हैं स्कूल जाती हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं और बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़की है कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी यहाँ पर करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा से शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर पाती हैं और गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी यहाँ पर नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात बहुत ही अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी है बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष जो हैं वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पिता जो पति है उसकी चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं और इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती वो मार दी गई महिलाओं को सती कह करके महिमा मंडित यहाँ पर किया जाता था। सती का अर्थ भी सती का जो अर्थ यहाँ पर लगाया जाता था वो सदाचारी महिला के रूप में लगाया जाता था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की जो पहुंच है बहुत कम थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। तो यहाँ पर सती वाला यहाँ पर बाल थाजर साल्विन द्वारा बनाया गया ये चित्र है। भारत में आने वाले यूरोपीय चित्रकारों के द्वारा बनाई गई सती की बहुत बहुत सारी तस्वीरों में से एक है और सती प्रथा को पूर्वी समाज की बर्बरता के सबूत के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच में ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां हैं जिन्हें वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। और फिर काश्तकार, बुनकर और कुमार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें हम शूद्र कह सकते हैं। तो इस श्रेणी क्रम के सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग है दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी और इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने और सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने, ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य यहाँ पर माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदले हैं और ये कैसे हुआ है, इस परिवर्तन की दिशा में कैसे हम आगे बढ़े हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मुहासिबे या फिर मुबाहिसे या चर्चाओं का स्वरूप है यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई देता है। उसकी एक अहम वजह यह थी कि संसार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें यहाँ पर छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुताबिक सस्ती थी बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी और यहाँ पर लिहाजा आम लोग भी इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते थे और नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी-कभी महिलाओं के बीच में भी यहाँ पर चर्चा होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती हैं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से यहाँ पर जुड़ सकती हैं। इस तरह की बहसें अक्सर जो बहस की जाती थी अक्सर भारतीय सुधार संगठनों की तरफ से यहाँ पर शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है और उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ करके जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार रहें। राजा राममोहन राय का चित्र हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये राजा राममोहन राय है। राजा राममोहन राय देश के
या देश के अंदर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के वो पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती है। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जाती है। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की अगर हम बात करें, राजा राममोहन राय इस बात से काफ़ी खुश थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अहम मुहिम छेड़ी थी। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी व अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है और 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राजा राममोहन राय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी और 1829 में सती प्रथा पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाती है। राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया है और जब भी वे किसी की हानिकारक प्रथा की चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो और इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के यहाँ पर खिलाफ है। कुंडों पर झूलने का एक त्योहार यहाँ पर बताया गया है। तो कुंडों पर झूलने का ये त्योहार हम देख सकते हैं। इस त्योहार में हम देखें, ये लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास यहाँ पर करते हैं। वे अपनी खाल में कुंदे भेद कर एक झूले पर लटक जाते हैं। तो ये जो कुंदा यहाँ पर लटकाया गया है ये इनकी खाल में लटकाया हुआ है और खाल में कुंदा लटका करके वे झूले पर झूलने का वो प्रयास करते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाज और अनुष्ठानों को बर्बर कह करके उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से यहाँ पर आलोचना की गई। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। जैसे कि बात करें, राजा राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं। सती समर्थक क्या है, सती के समर्थक क्या कहते थे? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी हैं खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने का कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न जाए इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस करके वो बांध देते हैं। सती विरोधी क्या कहते थे? सती विरोधी कहते थे, आज लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया है? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसकी समझ नहीं है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो उन्हें कमतर कैसे आंक सकते हैं? उदाहरण के लिए हम बात करें, दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का यहाँ पर प्रयास किया है। अगर हम बात करें, प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी क्या है, विधवा विवाह के समर्थक थे। उनका यह सुझाव मान लिया गया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे और उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया है और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में यहाँ पर वैरिसिलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया और लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का यहाँ पर समर्थन किया है। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और जो भी इस तरह की रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर समर्थक थे विधवा विवाह के
और लड़कियां किस तरीके से स्कूल जाने लगी, अगर उसकी बात करते हैं, कब इन्होंने लड़कियों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे और लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से क्या है, दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता और पति की देखरेख में ही घर पर ही पढ़ाया जाता था और कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम देखा, राज सुंदरी देवी के बारे में हमने पढ़ा था। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छुपे भी पढ़ना लिखना सीखा था। हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं की बात करें, हिंदू महाविद्यालय की जो छात्राएं 1875 में बताया गया है, तो हिंदू विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जो छात्राएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसी शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को भी यहाँ पर दी जा रही थी। और अगर हम बात करें उत्तर भारत की, उत्तर भारत में क्या हुआ, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से की अगर बात करें, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान और यहाँ पर शरीफ पढ़ना लिखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जले जैसे जो मुख्य सुधारक थे, उन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे करके कहा कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया और उन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे धर्म और घरेलू समाज के बारे में पढ़े। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत में बात करें, 20वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की है यहाँ पर। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उसने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले हैं और वह रूढ़िवादी विचारों की क्या है, काटू आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे पर रखने की कोशिश की है। और जब यहाँ पर औरत का पति मर जाता है तो अपनी एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे यहाँ पर लिखती है। ताराबाई शिंदे क्या लिखती है, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ से बनी है, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी है। तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी है। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का पति मर जाता है तो उसका क्या हास्य होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों की ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आबो भगत और अन्य शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं, भला इन पाबंदियों की वजह से क्या है, उन्होंने क्या, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये ताराबाई शिंदे है, महिला के बारे में लिखती है। तो यहाँ पर हम बात करें 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ शिक्षक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए हैं। पूना में घर पर ही रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में मौजूद सामाजिक फर्कों को आलोचना यहाँ पर की गई है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं को दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी है। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की है जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती है। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके।
जाहिर है कि वे इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति यहाँ पर भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर के चिंतित थे। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ करके प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से भी महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया है। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन किया है कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में बाल विवाह के विरुद्ध यहाँ पर कानून आता है। ये बाल विवाह का एक चित्र दिखाया गया है। इसमें हम देखें कि महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद भी यहाँ पर बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। और इस कानून के बारे में वैसे कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने समाजवादी या सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। यह उम्र बढ़कर के अब 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की कर दी गई है, लेकिन अब इसको और बढ़ा दिया गया है, दोनों की उम्र 21 साल कर दी गई है। तो यहाँ पर 8 साल की एक दुल्हन बताई गई है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र बताया गया है। इसमें क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी है वो 18 साल से पहले ही यहाँ पर कर दी जाती है। जाति और समाज सुधार की अगर हम बात करें, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातियों गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने वाले मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे और कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे वे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन यहाँ पर मिलने लगे हैं। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों के तलाश में गांव छोड़ करके भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी और यहाँ पर इसमें मजदूरी की कितनी मांग पैदा होगी। शहरों में नालियां बनाई जाने लगी, सड़कें बिछने लगी, इमारतों का निर्माण होने लगा, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियाँ, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंटें बनाने वाले, नालियाँ साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले की यहाँ पर ज़रूरत होती। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के करीब शहरों की तरफ जाने लगे जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस और यहाँ पर त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों को काम करने में चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों के द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो कुली जहाज की बात करें 19वीं शताब्दी की, जॉन एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर हैं निचली जातियों के होते थे। अब हम बात करें कि जूते की बात करें, जूते कौन बना सकता है, क्योंकि जूते यहाँ पर बना रहे हैं। चमड़े का काम यहाँ पर किया जाता है। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से निजी नज़र से यहाँ पर देखा जाता था क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता था।
पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। तो जूते बनाते समय मदिंगा समुदाय के लोग यहाँ पर बताए गए हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिंगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है और वे क्या करते थे, पशुओं के शवों को साफ करके चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूता सीने में वो माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत पड़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दक्षिणी आंदोलन के नेता वी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही यहाँ पर पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं, यहाँ पर हम बात करें मुंबई प्रेसिडेंसी 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके और वहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जाते रहे हैं यहाँ पर। तो दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम यहाँ पर करते थे। समानता और न्याय की मांग की बात करें, क्या होता है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी और उन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन यहाँ पर छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझोवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातीय भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि औरु जाति औरु मतम औरु देवम मनुष्यानु, यानी मानव की एक जाति एक धर्म और एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की है जो गैर ब्राह्मण जातियों से हैं, उनके बीच में काम करते हैं। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया। वे प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी और उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का यहाँ पर प्रयास किया है। उसके बाद में बात करें, ये पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के जी हैं। यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी ये इन सब बातों को बताते हैं। और उसके बाद में गुलामगिरी की अगर हम बात करें, गुलामगिरी क्या होता है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी और उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे और जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी का असली वारसों यानी आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हरा करके उन्हें गुलाम यहाँ पर बना लिया था। और जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न या निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों को अपनी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की यहाँ पर नहीं है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले के द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में यहाँ पर मुहिम चलाई है। मैं यहाँ और तुम वहाँ की बात करें, फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद या ब्रिटिश यानी कि उपनिवेशवाद या विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण ने अपने धर्म को यह तलवार छिपा ली है, ब्राह्मण ने अपने धर्म की यह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बन घूम रहे हैं। हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता के
उन्हीं के फ़ायदों में से है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। 1873 में फुले ने गुलामगिरी गुलाम नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष यहाँ पर किया था। अम्बेडकर जी यहाँ पर कहते हैं हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर जी ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांत समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक मंदिर की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने यहाँ पर नहीं दिया जाता था। तो ये मंदिर है। अब मंदिर में यहाँ पर प्रवेश अछूतों को नहीं था। उसके बाद में बात करें कि भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार के गैर बराबरी में जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिमी भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। मंदिर में कौन जा सकता है उसकी अगर हम बात करें तो अम्बेडकर क्या है, एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाद जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फॉलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा है। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आगोला हुए और दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन की अगर हम बात करें, गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू होता है और यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्यों आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देशी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी यहाँ पर चुनौती दी है। तो यहाँ पर ई.वी. रामास्वामी नायकर जो परियार वंश से आते हैं या परियार जाति से आते हैं, ये महिलाओं के बारे में परियार ने क्या लिखा है। परियार ने लिखा है कि तारा मुर्कुटम जैसे शब्दों के आवागमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों का उपहार में दिया जा रहा है। अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं और संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का ये परिणाम है। तो यहाँ पर परियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया है। बाद में वे अंग्रेजों के सदस्य बन गए। अंग्रेज यहाँ पर बाद में वे क्या है कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों के द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया है, तो उन्हें बहुत हताश होकर के पार्टी छोड़ना जाना पड़ा, यानी पार्टी छोड़ दी। और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। परियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूती ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता, मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति यहाँ पर मुक्त पानी होगी, यानी खुद ही उनको मुक्ति पानी होगी अगर ये मुक्त होना चाहते हैं। परियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भागवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से
उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में कुछ आत्म मंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर उत्तर में यहाँ पर सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्त विरोध किया गया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को भी महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। सुधारों के लिए संगठित होने की अगर हम बात करें, सुधारों के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुधारों के लिए संगठित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे और इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज में विभिन्न धर्मों के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का प्रकाश डाला है। फिर है हेनरी डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो है 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। उन्हें तमाम तरह की सतह पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपरा और रीति रिवाज पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद की अगर हम बात करें, रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो था स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर पड़ा है और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य को जोर देता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़ करके संपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद ने उन्हें सुनने के लिए न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म को संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया और इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएँ। और एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया है और उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन जाएगा। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज क्या है। 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया है। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई धर्म पर विचार विमर्श किया गया है। वेद समाज की अगर बात करें, मद्रास 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अतिरिक्त में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की यहाँ पर सख्त निंदा की है। अलीगढ़ आंदोलन की अगर हम बात करें, अलीगढ़ आंदोलन क्या है। सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी गई। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। उसके बाद में सिंह सभा आंदोलन की बात करें, खालसा कॉलेज अमृतसर में है। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1877 में अमृतसर में शुरू हुई
1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास और जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे, इनसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। अन्यत्र जगह पर हम देखें, काले गुलाम और गोरे बागान मालिक थे। यहाँ पर गुलामों की बिक्री है दक्षिण कोरियन अमेरिका 1856 में, संभावित खरीदारी नीलामी अफ्रीका के से आए गुलामों की जांच पड़ताल भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये जान गए हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के किस तरीके संबंध स्थापित किए हैं। तो यहाँ पर दासता की यह प्रथा क्या थी। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय खोज यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़ करके अमेरिका ले आते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास व अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से पहले देर रात तक काम करते थे और सही ढंग से काम नहीं करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़े से पीटते थे, तरह तरह की यातनाएं यहाँ पर देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया गया कि अमेरिकी वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा में समझ नहीं आता। गॉटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं, और जिन लोगों ने आह्वान किया है वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश ना हो।